फाइव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या देखते हैं, ये तो हम लोग बताए हैं कल, हम न्यूटन को ध्यान देते हैं। यहाँ पर दे रखा तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व कितना पर मीटर की होती है। इसका मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है, ठीक है। तो चल देखते हैं। तो यहाँ पर जन बराबर रखा हुआ है, जन बराबर 8.75 इंटू 10 पर पावर 28 पर मीटर क्यूब। देखिएगा पर मीटर में दिया ना, इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कर रहा है कि 0.2 मीटर की लंबाई कोई चालक है अगर या कोई तारी मान लो, इसकी लंबाई क्या है 0.2 मीटर है, इसको चेंज नहीं करना है। फिर क्या दे रखा है, इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए क्या पड़ेगा 1, इसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और क्या दे रखा है वहाँ पर धारा का मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। जब यहाँ पर वोल्ट बैटरी भी कल्चू में 4 वोल्ट प्रवाहित की जाती है तब। और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता दे रखा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, ये अच्छी बात है। गतिशीलता क्या होता है, आपको समझा रहे हैं। 4.5 इंटू 10 पर पावर -6 मीटर पर वोल्ट सेकेंड होता है, ये स्क्वायर लगाया हुआ है। अभी हम लोग इसके बाद में देखेंगे क्या क्यों अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर तो धारा का मान पूछ रहा है ना, धारा का मान पूछ रहा है, ये हमारा मेन क्वेश्चन यही है, बाकी सब दे रखा हुआ है, समझो। तो हम लोग कुछ बात को समझ लेते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई स्क्वायर में क्या होता है, हम आप लोगों को समझाया था ANBDE ऐसा नहीं होता है, ANBD इंटू में E। यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा हुआ, अभी इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए n इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा हुआ, मीटर में क्यूब में दे रखा हुआ, वो भी सही है। BD हमको वही जांच करना है, BD मतलब अनुगमन वेग जांच करके यहाँ रखोगे। अरे E का मान तो ऑलरेडी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो हम लोग क्या करते हैं ना, अनुगमन वेग पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर दे रखा हुआ गतिशीलता। अब गतिशीलता के बारे में समझना, गतिशीलता क्या होता है। गतिशीलता कहा जाता है कि इतना वैद्युत क्षेत्र में इतना इसका स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, लो आ गया वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग यहीं पर तो छिपा है। यानी यहाँ पर गतिशीलता दे रखा हुआ न्यू में Vd/E। ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर कैमरा है कि नहीं, यहाँ पर कैमरा है कि नहीं, देखो जरा, है ना, तो देखो समझते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई चालक है या कोई तार है, ध्यान से सुनना। तो अगर एकांक क्षेत्रफल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो n है और इसका पूरे का क्षेत्रफल मान लीजिए a है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, an हो जाएगी। आपको देखो कुछ चीजें मैं बार बार लिखवाता हूँ, आपको याद रखना है। एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए n है, अब पूरे का क्षेत्रफल अगर a है तो पूरे का क्षेत्रफल क्या है, पूरे क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना निकलेगी, an निकलेगा। समझ में आ गया। अगर इलेक्ट्रॉनों का वेग मान लेते हैं Vd, ठीक है ना, इसकी दिशा इधर है मान लीजिए, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। इसकी लंबाई भी मान लेते हैं L, यहाँ पर भी है, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखे हैं। ये सब चीजें आपको जानना है कि क्या किसका रिलेशन है, इसमें ध्यान देना। अब मान लीजिए हम आपको वोल्टेज भी दे देते हैं, V वोल्टेज दे देते हैं। वोल्टेज में की जोड़ देते हैं, भाई की जोड़ना जरूरी है, ठीक ना, की जोड़ देते हैं, यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं, सीरीज बता दिए, ये वोल्टेज V है। अब इसमें क्या होगा, जैसे भी वोल्टेज V सप्लाई करेंगे तो इसमें धारा I बहने लगेगा, अरे हाँ है ना। अब इन सबको संबंध देखते हैं, संबंध क्या है, देखो संबंध क्या है ये समझे आप, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो अगर कोई कहे कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, मतलब इसमें
तो बोलोगे क्या कि v इक्वल टू में इतने बाजू क्षेत्र में इतने लंबाई में है, इसका मतलब ये हो जाएगा E इंटू में L। अरे हाँ ना, वैसे अगर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर क्या कि E इक्वल टू में V बाई में L, यहाँ से आप E का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक रिलेशन निकाला यहाँ पर कि न्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या निकाला है कि इतने बाजू क्षेत्र में इतना इसका वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अभी भी इसको E को यहाँ कर दो, इसको आप यहाँ कर दो, तो आप E इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपान में हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये भी जानेंगे। अब अभी भी मैंने यहाँ पर ये भी बताया है कि E इक्वल टू में इतने लंबाई में इतना वोल्टेज बताया है। यहाँ पर भी देखिए E का मान है, यहाँ पर देखिए E का मान है, तो यानी ये दोनों आपस में अगर ये E बराबर इतना है और ये E बराबर इतना है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा नहीं होगा। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यानी कहेंगे क्या कि Vd अपान में न्यू इक्वल टू V अपान हो जाएगा L। अरे हाँ ना, तो आप यहाँ से Vd का जब मान निकालोगे तो न्यू को आप इधर कर दोगे इंटू में V अपान L। आप लोग इस बात को याद रख लो तो सबसे अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गया? तो अब हम क्या करते हैं कि Vd की जगह पर हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम रख देते हैं। तो अभी भी हम समझाएं यहाँ पर धारा का जो फार्मूला क्या लिखे यहाँ पर देखो I इक्वल टू N। तो यहाँ पर क्या है कि बाकी सभी मान दे रखा हुआ, अब आप सबको रखना है यहाँ पर मान। क्यों देखते हैं, तो यहाँ पर I बराबर कितना दे रखा है, I बराबर हो जाएगा A N Vd इंटू में E, ये आपका फार्मूला है। तो A का मान कितना है, A का मान आपका, अच्छा चलिए मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पर स्क्वायर में है, इन दो mm में स्क्वायर में होता है, ये दोनों का mm स्क्वायर में होता है। इसका मतलब 10 पर पावर माइनस में 3 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 3, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। कारण क्या है कि ये क्षेत्रफल है, और जैसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत ये mm हट करके तुरंत ये क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब एक में किसी का संख्या बराबर कोई मतलब है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर चीज़ें चीज़ें बन जाएगा 10 पर पावर माइनस में 6 मीटर का स्क्वायर। समझना है ये कहाँ से आया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा था, आपको चीज़ें कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दे रखा हुआ कि क्षेत्रफल A इक्वल टू में 1 mm पर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये कि आपको ये mm में दे रखा है और आपको बदलना है मीटर क्यूब में, मतलब मीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया? आपको क्षेत्रफल को मीटर में बदलना है। इसका मतलब आप सीधे काम करो, इसमें 10 पर पावर माइनस में 6 पर गुणा कर दो। समझ में आ गया? कुछ चीज़ें आप हैबिट डालो, अपना याद करने की कोशिश करो, तो आप तुरंत क्या हो जाएगा 1 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 6 मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कहाँ से आया, क्योंकि कारण क्या है, ये देखो जब हम बदलते हैं 1 मीटर में 10 पर पावर में 3 mm होता है। बात समझ में आ गया? तो ये हम क्या करेंगे mm, अगर 1 mm बराबर अगर कोई पूछा तो आप बोलोगे क्या कि 10 पर पावर माइनस में 3 मीटर होता है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर देखो स्क्वायर 2 बार है, यानी mm क्या कितना बार है, 2 बार है। तो एक बार के लिए एक बार ये लिखेंगे, दूसरे के लिए ये दूसरा का लिखेंगे, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा 10 पर पावर माइनस में 6 बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठाए हो। अच्छा, ये बात आप समझ में आ गया कि मैं इसकी जगह पर मैं अब ये लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, I इक्वल टू में A का मान कितना दे रखा है 10 पर पावर माइनस में 6 इंटू यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कितना है। अब हम इसको ये मिटाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे N इक्वल टू में क्या था आपके 8.5 इंटू 10 पर पावर में 28, N का मान हो गया। Vd का मान देखो यहाँ पर क्या है, यानी इसका मान कितना है इंटू में होता है, या ये क्या न्यू है, इसके बाद V है इंटू में L अपान में L है। तो सब मान रखना है। न्यू का मान कितना है बताओ 4.5 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 6 इंटू में L। V कितना है ऊपर रहेगा, ये ऊपर कितना V दे रखा है 4, बट्टे में L का मान कितना दे रखा है 0.2, फिर इंटू में अब Vd हो गया E का मान कितना होता है, अब इसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 हो जाएगा। इतना मान आपको चालू करना है। तब क्या हो जाएगा I इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस में 6 है और यहाँ पर देखिए माइनस में 6 है, यहाँ पर देखिए 28 है, मतलब 28 प्लस में है।
यहाँ पर देखिए माइनस में है। तो एक काम करो, माइनस को आप सबको ऐड कर लो। यहाँ पर देखो माइनस में 19 है, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, माइनस में 12। इसका मतलब एक चीज बचा है। अब 28 29 मतलब ये माइनस वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? माइनस में कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो, तो बुरा भाग करो, मेहनत करो, आपको आ जाएगा। चलो इसको हम काटते हैं, ऊपर नीचे 10 से बुरा कर देते हैं। ये बन जाएगा कितना? 2। पूरा कितना बन जाएगा? 2। यहाँ से काट दीजिए, 2 हो जाएगा। अब आप सबको गुणा करिए, एक बार 10 उसको भी दे लीजिएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है ना? 8.5 इंटू 4.5 इंटू कितना है? ये दशमलव भर जाएगा आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना है? 10 पर पावर में माइनस में 6, और यहाँ पे कितना है? माइनस में 6, और यहाँ पे कितना है? प्लस में 28, यहाँ पे कितना है? माइनस में। सबको एक साथ लिखना है, इन सबका आप गुणा करिए आपस में। इन सबका गुणा करिए। गुणा करने पर 12 से 24 गुणे में माइनस में 3, इसको अब नीचे कर देंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा? 1000। इसका मतलब 3 जीरो है, 3 बार अंदर कर दो दशमलव को, 1 2 3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1.22 एम्पियर। हम लोग धारा याद कर रहे थे ना, इसका आंसर आ चुका है। क्या था? यहाँ से ई का मान निकाला गया था, तो ई का इधर कर दो, इसको इधर कर देना था। इसका मतलब V/न्यू। अब देखो यहाँ पर इसको उठाया गया है, और यहाँ पर इसके चार है, यहाँ पर उठाया गया है। तो यही इसमें बात है कि जो मान दिया है वो मान उनको ढूंढे हैं। तो यहाँ पर क्या है? VD हो गया, इसको इधर कर दो, इसकी मान हो जाएगी। अगर इसका शुद्ध फार्मूला देखा जाए ना, तो एक और यही फार्मूला बन जाएगा, I में ANVD × E है ना। तो इसका मतलब VD की जगह पर ये भी आप लिख सकते हैं, AN × न्यू में L V/L × E। ये भी I का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका V है, वोल्टेज है। बहुत से गलती कर रहे थे यहाँ पर, ये आपका वोल्टेज है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे निकल कर देखते हैं। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान का अनुपात दे रखा हुआ है। क्रमशः लंबाई का कितना है? 3 धातु है ना। चलो ठीक है, समझ गए। तो मान लो 3 धातु है, तो इसकी लंबाई क्रमशः दे रखा L1 L2 L3। इसका दे रखा हुआ मान 3 2 1। फिर क्या दे? द्रव्यमानों का दे रखा है M1 M2 M3। कितना है? 1 2 3। पूछ रहा प्रतिरोधों का अनुपात R1 R2 R3, यही आपसे पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या दिया है पहले समझो, और हम क्या जानते हैं इस पर कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। अगर आप गलत जानोगे तो आंसर नहीं आएगा, सही जानोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए समझिए। तो हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, और L की लंबाई दे रखा है, M की लंबाई दे रखा है, हमको प्रतिरोध
याद करना है। तो आप एक काम करो, आप जानते हो वो लिखो पहले। क्या जानते हो प्रतिरोध में बता दो। आप प्रतिरोध में जानते हो R बराबर में रो L बाई में A। अरे हाँ ना, आप यही जानते हो, पक्का जानते हो। अब इसमें देखो सबसे ऊपर L दे रखा है, जो कि मान हमको पता है, L की मान क्या आपको पता है, लेकिन हमको परेशान किया है ये A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दिया। जब ये दिया रहता तो हम रख देते, साथ हो जाता। बस समझ में आ गया। तो आपको ये A निकालना है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में क्या करना है, A को निकालना है। अब आप बताओ हमको कि A निकालोगे कैसे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये मान लीजिए R त्रिज्या है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर। अरे हाँ ना, पाई R स्क्वायर, पक्का ना। अगर आपसे कोई पूछे इसका आयतन क्या है, तो V बराबर आयतन क्या बताओगे, इतना क्षेत्रफल गुणे में इतनी लंबाई। अरे हाँ है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इतनी क्षेत्रफल में इतनी लंबाई, इसका मतलब इतनी क्षेत्रफल क्या है, ये है, तो आप बोलोगे पाई R स्क्वायर इंटू में L, पाई R स्क्वायर इंटू में L। बात सही है ना। अब आप ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका मतलब इसकी जगह पे आप लिख सकते हो A में L इंटू में B, लिख सकते हो A में L इंटू में B लिख सकते हो। अच्छा, हमारा देखो मेन टारगेट है कि हम M तक पहुँचे। मेरा मेन टारगेट है M तक पहुँचे किसी भी हालत में। तो देखो इतना फार्मूला तक आ गए। V बराबर में क्या होता है, A इंटू में L, हम सभी जानते हैं। आयतन में क्या होता है कि क्षेत्रफल, देखो बाबू सिंपल बात बताना चाह रहा हूँ। मान यहाँ पर आपका सिलेंडर है, क्या आपका सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर का हमको आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन, तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। यानी क्षेत्रफल में जैसी ऊंचाई का गुणा कर दोगे ना, तो ये आयतन निकल जाएगा। तो उसको हम क्या करें, सिलेंडर को मान ऐसे कर देंगे, मतलब ये ऐसे बन गया। तो हाइया क्षेत्रफल का है ना, ये क्षेत्रफल का ही है, इस क्षेत्रफल का क्या है, A है, और इसकी लंबाई क्या L है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आयतन निकलेगा ना। पर एक बात मैं बता रहा हूँ, कोई बात पक्का चले, फिर इसका मतलब आयतन की बात समझ गए। अब हम एक बात और जानते हैं कि घनत्व जो होता है, घनत्व आप लोग जानते होंगे, घनत्व बराबर क्या होता है कि इतने आयतन में इतना द्रव्यमान, इतने आयतन में इतना द्रव्यमान, जानते हो ना घनत्व, बोले हाँ है ना। तो मान लो घनत्व D बराबर क्या हो सकता है, इतने आयतन में इतने आयतन में इतना द्रव्यमान। तो चलो मैं लिखता हूँ उसको, घनत्व का पीछे लिखा, चलो D से ही मान लो, डेंसिटी से, इतने आयतन में इतना द्रव्यमान। अब आयतन उधर कर दो, आयतन इधर कर दो, क्यों, ध्यान से देखना, आयतन बराबर क्या होगा, इतने द्रव्यमान इतना घनत्व। बात को समझना, आयतन को उधर कर दिया, D को इधर कर दिया, सुनना क्या। अब ये क्या बन गया, आपका आयतन बन गया। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पर भी आयतन है और यहाँ पर भी आयतन है कि नहीं। तो अब बताओ, अगर V बराबर इतना है, ये भी V बराबर इतना है, तो अगर हम ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, होंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AL इक्वल टू में, यहाँ पर लिख सकता हूँ स्मॉल m अपान में D लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बता दो, ये मान आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो L का कोई मान दे रखा है, M भी दे रखा है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, आप L को नीचे कर दोगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, L को नीचे कर दोगे, तो M बटे में क्या हो जाएगा, D इंटू में L। बोलो वो बात पक्का है कि नहीं। अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो L को नीचे कर दोगे, तो M अपान में L इंटू में D। अब बात यहाँ पर रखो, बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक का मान मैं निकाला हूँ कहीं, तो कैसे निकालोगे, रोज करते में L अपान में नीचे क्या हो जाएगा, जरा मुझे बता दो, M अपान में D इंटू में L। ये L सबसे ऊपर चला जाएगा, D भी ऊपर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या यहाँ पर कि रो इंटू में DL स्क्वायर अपान में L। अब ये भी क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। यानी सब मिला करके प्रतिरोध का हम ऐसा फार्मूला खोज रहे थे कि जिसमें L रहा और M रहा और हमको जो निकालना है R है। मतलब हम ऐसा फार्मूला निकाल रहे थे
जिसमें अल भी है और यम भी है। देखो अल भी आ गया और यम भी आ गया। अब ये जो डी है ना वो घनत्व है, डेंसिटी है। अब ये जो रो है ना वो भी एक प्रकार का प्रतिरोधकता है। बात को समझना, तो ये दोनों एक दूसरे एक धातु का समान होता है। इसीलिए पहले ही प्रश्न में कह दिया कि समान धातु, समान धातु, समान धातु का ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब हमसे काटने में मजा आएगा, उसे हम काट खत्म कर देंगे। तो समझा क्या? चलो हम आगे वहाँ सवाल लगाते हैं। आगे इसका क्या फार्मूला का फार्मूला आ गया है, आर स्क्वायर में आया है रो डी इंटू एल स्क्वायर अपान में एम। बोलिए हाँ आ गया आपका फार्मूला। अब आपको पता होगा कि ये दोनों जो है वो आपका नियतांक है, मतलब स्थिर है। इसे बोलेंगे क्या, नियतांक है। इसीलिए इसको अनुपात में नियतांक को कैंसिल कर दिया जाता है। तब आप मान लो कि आर करते में एल स्क्वायर अपान में एम लिखते हैं। पहले वाले के लिए आप लोग तब क्या कर रहा, R1 R2 R3 बराबर फार्मूला क्या करता है, एल स्क्वायर पहले वाले के लिए क्या है 3, मतलब 3 का स्क्वायर अपान उसका द्रव्यमान क्या है m a। फिर क्या है दूसरी वाले के लिए 2 का स्क्वायर। भाई आपको मैं बताया हूँ, प्रश्न को देखते रहिएगा। प्रश्न मेरा क्या है यहाँ पर लिख सामने का कंफ्यूज हो जाओगे। L1 L2 L3 क्या है M1 M2। अब सबसे नीचे पढ़ना, आवाज आ रहा है ज़्यादा बाहर, थोड़ा सा नीचे पढ़ो। 1 सम्बन्ध 2 सम्बन्ध 3। तो बोल दो, तो देखो यहाँ पर पहले वाले के बारे में लेंगे तो 11 यहाँ हो जाएगा। इसका मान क्या, 11 का मान आप के लिए 1 के लिए हो गया 3 सम्बन्ध मतलब 3 पर स्क्वायर अपान में 1। इसके बाद तो 2 का स्क्वायर अपान में 2, नीचे 2 इंटू सम्बन्ध यहाँ पर लगा दो 1 का स्क्वायर अपान में 3। अब हमको सीधे सीधे मान निकालना है। ये देखो R1 का मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है। बात समझना रहा, हमने फार्मूला उत्पन्न किया है, हमने फार्मूला खोजा है एल और एम के संबंध में। जैसे ये मिला है हम मान रखने जा रहे हैं। इसको विस्तार करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसको काट दोगे तभी कुछ बचेगा, बताऊँगा 1 अपान 3 हो जाएगा। इसको काटोगे कितना बन जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा ऊपर 2, कितना बन जाएगा 2। अच्छा, नीचे को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आप 3 का सभी में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 3 का सभी में गुणा कर देंगे तो 27 संबंधी 6 संबंधी 1, यही आपका आंसर है। अगर देखा जाए तो R1 R2 R3 का जो मान आया है वो आया 27 संबंधी 6 संबंधी 1। इसे दोगुने लंबाई तक खींचा जाता है तो नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखो प्रतिरोध तार की जब मोटाई कम कर देंगे ना तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा होगा। हम लोग पता करेंगे कितना ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर ये चालक तार है, ये कोई तार है, इसकी लंबाई मान लीजिए L है, ठीक है, इसकी लंबाई L है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मान लीजिए A है, ये वाला, ठीक है। तब उसका जो प्रतिरोध है R बराबर ये 8 ओम दे रखा है, ठीक है। अब हम चुप पकड़ खींच देंगे मतलब दोगुना लंबाई तक। कितना लंबाई तक? दोगुना लंबाई। तो इसकी लंबाई मान लीजिए अलग है, लेकिन इसका दोगुना तो होगा। चाहकर 12 लिख सकते हो, अभी हम बता रहे हैं, लेकिन अलग लिख लीजिए। इसकी लंबाई हो गई अलग, ठीक है। अब इसका जो अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल है A डैश मान लीजिए। अब वही इसका तो हमको प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ना तो मैं आपको बता दूं इसमें क्वेश्चन की कठिनाई है।
कि तार पतला हो जाएगा, क्योंकि जब खींचेंगे तो इसमें अलग से धातु को मिलाएंगे नहीं, धातु उतना ही खींचेंगे, तार पतला हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। तो हमको क्या करना है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है कि आर इक्वल में रो में एल बाई में ए। हम फार्मूला जानते हैं, इतना सभी लोग जानते हैं। चलिए ये क्या है, ये इसका क्या प्रतिरोधकता है जो दोनों में सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों में सेम रहेगा, इसका मतलब नियत रहेगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको घटा सकते हो। तो हमारा जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा, लंबाई और ए पर। तो ना यहाँ पर तो अब हम लोग क्या करते हैं, लंबाई यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है। अच्छा चलो तो अब हम लोग काम करते हैं, इसमें दोनों में समान क्या है, दोनों में सेम क्या है, हम लोग ये पता लगाते हैं। तो चलो तो हम जानते हैं आयतन समान होगा। क्या होगा, आयतन। आयतन क्या होगा, समान होगा। आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या करेगा कि क्षेत्रफल गुणे में लंबाई, क्षेत्रफल गुणे में लंबाई, ये इसका आयतन है। इसका आयतन क्या होगा जरा बता दो। इसका आयतन हो जाएगा एल ए डैश गुणे में एल डैश, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। हम यही से सब कुछ निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि ए इंटू में एल डैश में एल, ए को उधर कर दीजिए, एल को नीचे कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा एल डैश एल अपान में एल डैश ए डैश अपान में ए। अच्छा अगर मैं बात कहूँ कि जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसका दोगुना है, इसका क्या दोगुना है। इसका मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2l। क्या लिख सकते हैं, 2l। यानी ये वाला जो नीचे गया है इसको हम बोल सकते हैं 2l। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोल सकते हैं 2 में l, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से ये l कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात को समझें, यहाँ पर 1 बाई में 2 आ जाएगा, जो इसका मान हो जाएगा ए डैश बाई में l ए। यहाँ पर देखो बाबू, एक नियतांक के बारे में अगर समझो ध्यान से, तो ये जो मान आया है ना, यहाँ से जो मान आया है ना, यहाँ से मतलब a बाई में l इक्वल टू में a डैश l डैश। अगर आप क्या करो, l को यहीं रहने दो, l डैश को नीचे लाओ यहाँ पर, तो l को उधर ले जाओ, आपका मन करे तो a डैश को नीचे लाओ, यानी a बाई में a डैश और फिर l डैश बाई में l, इस दोनों का मान 2 आएगा। इस बात का ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा कारण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में एल डैश बाई में एल के बारे में, क्योंकि ये लंबाई ये है, इसका दोगुना है, यानी इसकी जगह पर हम कह सकते हैं कि 2l, यानी इसका दोगुना, यानी इसकी 2l डैश की जगह पर लिख सकता हूँ 2 में l, अब नीचे है l, तो l कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार इसका मान क्या आ जाएगा 2, इसका मान क्या आ जाएगा 2, ये दोनों आपस में समान, इसका मान 2 आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, मैंने समझाया था यहाँ पर ये आर इक्वल टू में रो में एल बाई में ए। अब हमारा नियतांक किसमें है, यानी ये दोनों की हट जाएगा। अब हमारा निर्भर इसी पर करेगा। तो हम इसको सवाल को सॉल्व करते, ध्यान देना। कुछ भी बचा नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अनुपात को सॉल्व करो, बार बार देखो, अध्ययन करो, आपके लिए आसान बन जाएगा। हमारा फार्मूला क्या कहता है कि आर इक्वल टू में रो में एल बाई में ए, जो इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम दोनों के लिए अलग अलग लिखते हैं, दोनों के लिए अलग अलग लिखते हैं। इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, आर इक्वल टू में एल बाई में ए है। अरे हाँ है, इसका प्रतिरोध कितना है जरा मुझे बताइए। आर डैश इक्वल टू में, आर डैश इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एल डैश अपान में ए डैश। समीकरण नंबर 1 मान समीकरण नंबर 2 मान लो, आर 1 भागा समीकरण नंबर 2, इनका 1 का समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो ये अनुपात आपका देखोगे क्या आता, ध्यान दीजिएगा। आर बटे में आर डैश इक्वल टू में एल अपान में ए, फिर अपान में एल डैश अपान में ए। देखिए ताकि ये ए और ए डैश के अंतर में आ जाए। तब चल इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर नीचे कर देते हैं। अच्छा एक बात और भी है, अगर हमको गुणा करोगे तो ए डैश का मान क्या आ जाएगा, तभी इसका में आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से लिखो आप
ये क्या हो जाएगा आर अपान में आर दैट इज इक्वल टू, ये ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, एल के साथ में आ जाएगा ए, और ये वाला आ जाएगा इसके साथ, यानी ए अपान में ये डैश है ना, हाई क्या आ जाएगा एल के साथ में कौन आ जाएगा एल डैश। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग कर लो, एल वाले के साथ कर, यानी एल अपान में एल में डैश इनटू फिर ए डैश अपान में क्या हो जाएगा ए, इतना लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर देखो ए डैश का मान है, और यहाँ पर देखो एल डैश का मान है, यहाँ पर देखो एल डैश ए एल का मान है, यहाँ पर देखो एल ए एल और एल डैश का मान है। इसका मतलब उल्टा कर सकते हो सबको, यानी एक बट्टे में एल डैश फिर अपान में एल लिख सकते हो, फिर एक बट्टे में यहाँ पर लिख सकते हो ए एल ए डैश लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यानी इसका मतलब ये होगा कि इसका एक बट्टे में दो फिर गुणे में एक बट्टे में दो, क्योंकि इसके बराबर दो इसके बराबर दो ही है, जब गुणा कर दोगे एक बट्टे में कितना आ जाएगा 4। अब आप ध्यान से देखो किसका मान 1/4 लाए हो, कि पहले वाले का प्रतिरोध का मान कितना 8 है, इसका मतलब 8 बट्टे में आर में डैश बराबर ये कितना आ जाएगा 1/4, आर डैश उधर कर दो 8 गुणे में 4 कर दो, यहाँ पर आर डैश हो जाएगा, इसका मतलब आर डैश बराबर कितना आ गया 3200। समान लंबाई के तांबे का दो तार हैं, उनका व्यास एक संबंधित 2 के अनुपात में है, प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान देना, कड़ा समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं, लंबाई तो सेम है, ठीक है, मान लीजिए लंबाई सेम है एल एल है, ठीक है, इसका जो व्यास है इसका व्यास मतलब समझ लो, इसकी जो व्यास डी डी बराबर कितना दे रखा होगा ना, इसका जो व्यास है डी बराबर कितना दे रखा है 2। तो हमको पूछा प्रतिरोधों का अनुपात, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको 1 1 मान लो, कोई दिक्कत, अच्छा लंबाई समान। ध्यान दें तो क्या करना चाह रहा है, तो आप मुझे इतना बता दो कि प्रतिरोध का वो मान है कितना होता है रो L1 L बाई में A होता है ना, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, आराम से समझने की कोशिश करेगा, अब उतना नहीं घुमाएंगे आप लोगों को। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, अगर ये पहला है पहले का मतलब है तो पहला का प्रतिरोध R1 हो गया, ठीक है, और ये दूसरा है दूसरे का प्रतिरोध R2 हो गया, लंबाई दोनों में सेम है इसलिए एल एल रहने दीजिए, समझ आ गया। अच्छा प्रतिरोधकता भी समान रहता है इसलिए हम आर मतलब रो और रो यहाँ भी आने दिए, क्षेत्रफल बदल जाएगा R1 और A1 और ये वाला A2 कितना होगा क्षेत्रफल, अब यहाँ से निकालना है इसके व्यास से, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बताओ मुझे, पाई आर में स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या दे रखा डी, डी क्या होता है आर, डी का आधा होता है आर, इसका मतलब लिख सकते हैं पाई इंटू में डी अपान में 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा ये पहले के लिए है तो पहला लिख दो, अभी पाई का मान तो सेम होता है, इसको बोल दोगे क्या A1, ठीक है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं A2 बराबर क्या हो सकता है बता, यहाँ पर लिख सकते हो पाई, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मतलब आर, व्यास का आधा होगा त्रिज्या, इसका मतलब ये हो गया व्यास d2 अपान में आधा कर दो इसका, अरे हाँ ना यहाँ तक मान हो गया। अब इसको मान लो आप 1, इसको मान लो आप 2, चलो इसको मत मानो, सॉरी ये गलती हो गया, इसको मानो आप 1, इसको मान लो आप 2, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि R1 अपान में हो जाएगा R2 बराबर, इसमें जब दोनों का भाग दो क्या हो जाएगा बता दो, यहाँ हो जाएगा आपका ये रो L बाई में A1 अपान रो L बाई में A। अरे देखो ये वाला कैंसिल ये भी कैंसिल हो गया दोनों का, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो A2 अपान में A1 हो जाएगा, यानी इसका जो प्रतिरोध है वो उल्टा है, मतलब क्षेत्रफल के बीच का मान है, यानी इसका R1 R2 के बराबर होगा, A2 के बराबर होगा, R2 A1 के बराबर होगा। अब हम इसका मान रखते हैं जो हम बताती है, क्या बताती है पाई अपान में डी, कितना हो जाएगा पर ये D1 का होल स्क्वायर अपान, फिर नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा 2 वाला है ना, सॉरी ये 2 वाला हो गया, ये वाला का मान कितना हो जाएगा पाई इंटू में D1 अपान में 2 का होल स्क्वायर, ये 1 वाले के लिए हो गया। फिर आप देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में क्या करोगे
तो लिखोगे d2 का स्क्वायर अपान में 4 और फिर लिख दोगे d1 का स्क्वायर अपान में 4, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मान कितना क्या, ये सबसे नीचे का सबसे ऊपर और इसके साथ यहाँ आ जाएगा, ठीक तो है। इसका मतलब d2 का स्क्वायर अपान में d1 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर मान दे रखा था, d1 का मान कितना है 1, d2 का मान कितना है 2। तो हमने क्या किया था, हमने यही जांच करना चाह रहा था कि अगर प्रतिरोध का R1 अपान में R2 है तो इसका जो आपका जो व्यास है ये वाला, इसका वर्गों का मतलब हो जाएगा d2 का स्क्वायर अपान d1 का स्क्वायर के समान होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर में d2 का मान कितना है 2 का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर, मतलब 4/1, मतलब R1 संबंधी में R2 का जो मान आया है 4। देखो आपको बार बार कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको लिखना है, लगाना है, क्या क्या है, देखो बार बार अभ्यास कर आएगा।